नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। देश में कोरोना आहट की तीसरी लहर के बीच में यूपी सरकार एक बार फिर से युद्ध स्तर पर लगी है। सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया है। आज से प्रदेश में टीकाकरण के महाअभियान के दूसरे चरण का आगाज हुआ है और सरकार का लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, जिससे तीसरी लहर से लड़ने में मदद मिले। इस वक्त यूपी में लगभग 10,000 सेंटर्स पर फ्रंट लाइन वर्कर्स एक्टिव हैं और जिनका एक ही मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना। यूपी में TTT फॉर्मूला हिट होने के बाद अब वैक्सीनेशन पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है और आज यूपी कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों में ही नंबर 1 है। लेकिन कुछ लोग सरकार के इस कदम पर भी अब उसको सियासत के तौर पर देख रहे हैं। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान का शुरुआत हो चुकी है और आज उसका दूसरा दिन है, लेकिन उसको लेकर के जो सियासत है वो भी अपने चरम पर है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। बहुत दिनों से चर्चा है कि थर्ड वेव कोविड की आने वाली है और बहुत सारी आशंकाएं हैं लोगों के दिमाग में, और मैंने अक्सर पिछले 3-4 महीने से मैं कह रहा हूं कि थर्ड वेव कोविड की आएगी या नहीं आएगी ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोविड जब आया था तो ये प्रकृति का प्रहार था, लेकिन सेकेंड वेव, थर्ड वेव या जितनी वेव आएंगी ये हमारी प्रवृत्ति का नतीजा होगा। तो अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहेंगे तो थर्ड वेव बिल्कुल नहीं आएगी, या आएगी तो केवल दस्तक देके चली जाएगी। और 2-3 चीजें हैं। अब जैसे एक थर्ड वेव के बारे में बहुत आशंका जताई जाती है कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो मेरा आश्वासन है बच्चों के लिए कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी ऐसा दुनिया में कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। कोविड कैसे फैलता है? ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से फैलता है और बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स बहुत कम पाए जाते हैं, नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण सीरो सर्वे जो ICMR ने करवाया है, 4th सीरो सर्वे, उसकी रिपोर्ट ये कहती है, जिसमें बच्चे भी पहली बार शामिल किए गए थे, 56% सीरो पॉजिटिविटी आई है। देश में कोरोना के संक्रमण कई राज्यों में फिर से बढ़ने लगे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन हमारी सरकार लगातार इस पर सतर्क है और लगातार हमारे यहाँ टेस्ट, ट्रीट और ट्रीटमेंट का काम जारी है। योगी जी के फॉर्मूले को हमने कड़ाई से लागू किया है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया और अब नए केसेस भी बहुत कम आ रहे हैं। हमारी लगातार जो है वो नज़र इस चीज़ पर बनी हुई है और हम जांच में भी तेज़ी ला रहे हैं, टीकाकरण में भी तेज़ी ला रहे हैं और योगी जी का जो मॉडल है वो भारत में ही नहीं आज पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। पूरे प्रदेश में दूसरी कोरोना लहर में हाहाकार मच गया था। गंगा का किनारा लाशों से पट गया था, गंगा में लाशें उतर आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे और लगभग तमाम बहुतायत में लोग कोरोना से ग्रसित हो गए थे और जो नहीं हुए थे उनमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अपने आप को आगे कर रहा है कि केरल में इतने हो रहे हैं हमारे यहाँ हो चुके हैं आदरणीय योगी जी। इवेंट मैनेजमेंट से और हेडलाइन मैनेजमेंट से बाहर निकलिए, आंख खोलकर देखिए कि हर गांव में कितनी मृत्यु हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह लाखों मौतें हो गई, लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिले, बेड नहीं मिला, लोग लाशों को दफना नहीं पाए, जला नहीं पाए, लोगों के अंदर दहशत का माहौल था। पूरे प्रदेश में ऊहा-पोह की स्थिति थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को छोड़ करके तो आप देख रहे हैं कि खासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कोरोना को लेकर के लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही हैं और एक बार फिर से अब इस वैक्सीनेशन को लेकर के और मौजूदा स्थिति को लेकर के भी राजनीति हो रही है। लेकिन हाँ, सरकार ये कह रही है कि TTT का जो फॉर्मूला है वो कामयाब रहा और अब हम वैक्सीनेशन के सहारे भी लोगों को सेफ और सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा और कितना कोविड से लड़ाई में ये योगदान दे पाएगा, ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। लेकिन जो राजनीति हो रही है उस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। रफत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। रफत फातिमा जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर AK सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर AK सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
डॉक्टर एके सिंह जी, चर्चा की शुरुआत में पहले आज आपसे ही करना चाहूंगा। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव को लेकर के बहुत तरीके की बातें हैं, बहुत तरीके के प्रिडिक्शंस हैं। अभी हम एक डॉक्टर को भी सुन रहे थे जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये कहा कि थर्ड वेव आएगी या नहीं, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम थर्ड वेव को आने से रोक पाएं? और वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है उसको भी आप कैसे देखते हैं? और क्या थर्ड वेव से लड़ने की जो तैयारियां हैं वो सभी आपको मुकम्मल नजर आ रही हैं? एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान भी कर रहा है और जिसके लिए हम सब जो है सतर्क भी रहना चाहते हैं कि ये ना आए, क्योंकि जो पिछली वेव थी उसका जो है जो दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पे, लोगों पे जो मौतें हुई, जो लोग बीमार पड़े, बिस्तर के लिए हाहाकार रहा, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ पेशेंट्स एक साथ आए, वैसा ना हो इसलिए हम लोग थर्ड वेव के लिए वाकई चिंतित भी हैं। तो ये बात एकदम सत्य है कि अगर थर्ड वेव हमें रोकनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें तो थर्ड वेव जो आएगी, जो पहली वेव अमूमन एपिडेमिक किसी भी पैंडेमिक में आती है वो एक छोटी वेव होती है और उसके बाद जो सेकेंड वेव होती है वो ऊंची होती है और उसके बाद जो थर्ड वेव होती है, सब्सिक्वेंट वेव्स होती हैं, वो छोटी होती हैं। अब हम उसको कितना छोटा रख पा रहे हैं, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा, मास्क का इस्तेमाल रखा, थोड़ा सा संयम दिखाया, क्योंकि अब सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे कोविड से रिलेटेड वो सब कम हो रहे हैं, अब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हर एक उस इंसान का होगा जो जा रहा है। इसमें वैक्सीनेशन और पिछली वेव से संक्रमित लोग भी योगदान करेंगे जिनके अंदर इम्यूनिटी है। जैसा कि जो पिछला हम लोगों ने देखा डेटा आया था, जो रैंडम सैंपलिंग की थी, उसमें काफ़ी पॉपुलेशन जो है में एंटीबॉडीज पाई गई, जो सैंपल रिसर्च होती है उसमें। तो वैक्सीनेशन, जो पिछला इन्फेक्शन हुआ वो, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें आगे आने वाली थर्ड वेव को कंटेन करने में, या अगर आती भी है तो उसमें जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत कम रहे, ये हो सकता है। अगर हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें तो वैक्सीनेशन ड्राइव यूपी में बहुत अच्छी चल रही है, तो इस वजह से ये उम्मीद है कि हम लोग आने वाला जो थर्ड वेव में नंबर ऑफ केसेस है उसको कंटेन कर पाएंगे, उसको बहुत कम रख पाएंगे। और अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो कि नंबर ऑफ केसेस को हम स्प्रेड कर लेते हैं। अगर एक साथ सारे केसेस आते हैं तो मुश्किल ये होती है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब जब वो डिस्चार्ज जाएंगे तभी तो हम नया मरीज ले पाएंगे। तो अगर हम उसको स्प्रेड आउट कर लेते हैं तो जो सीरियस पेशेंट, जैसा कि हमने देखा कि अगर 100 पेशेंट्स होते हैं तो उनमें 80 पेशेंट्स तो खुद ही ठीक हो जाते हैं, 20 को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है और 5 कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो जो वो 5 पेशेंट्स हैं उनको बेड मिल जाएगा और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो हमें वैक्सीनेशन ड्राइव जो बहुत अच्छी चल रही है उसमें हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, और अगर कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो कोविड नहीं है, तब भी आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिए, घर पे रहिए, अपने आप को घर वालों से भी आइसोलेट करिए, जिससे कि हम उसकी स्प्रेड को जितना धीमा कर पाएं उतना धीमा कर पाएं। चलिए डॉक्टर एके सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। मैं इस चर्चा में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। संजय चौधरी जी, अभी हम लोग सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, सीधे तौर पे उनका ये कहा गया कि एक तो जो सेकंड वेव के अंदर स्थितियां बनी उससे सरकार ने कोई सबक सीखा नहीं, और अभी भी आप लोग जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं या फिर जिस तरीके से अपने ट्रिपल ट्री के फॉर्मूले का आप लोग पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। इससे बाहर निकलें, ग्राउंड के ऊपर जो स्थितियां हैं उसको समझें और सही तरह से काम करें, नहीं तो थर्ड वेव में जो स्थितियां हैं वो इससे भी बदतर होंगी, सेकंड वेव से भी ज्यादा। ये जो आरोप लग रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें संजय जी, और इसके अलावा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। संजय जी। मुझे लगता है कि मेरे जो विरोधी दल के मित्रों के जो वक्तव्य हैं वो धरातल को देख के नहीं है, उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखकर नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश में 18 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं, और पिछले 24 घंटे में 61 जिलों में एक भी केस नहीं आया है। केवल 14 जिलों में केसेस हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केवल 329 मरीज हैं, और पूरे देश की स्थिति को देखेंगे तो जो मरीजों की संख्या है वो 65% से ज्यादा केवल 2 राज्यों में। देश में आज जो स्थिति बिगड़ी है उसके लिए केवल 2 राज्य जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोरोना को लेकर
या कहिए कि उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, या वे असंवेदनशील रहा वहां का प्रशासन कोरोना के नियंत्रण को लेकर। उत्तर प्रदेश ने जिस बेहतरी के साथ दूसरी लहर को ही कंट्रोल कर लिया था, और आज तीसरी लहर के लिए जिसमें 2 लाख से ज्यादा ऐसे बेड्स तैयार है, 350 से ज्यादा ऑक्सीजन के जो संयंत्र है वो हॉस्पिटल में लग गए हैं, पीकू वार्ड बन गया है। तो उस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की स्थिति का अगर मूल्यांकन महाराष्ट्र और केरल से करेंगे तो लगेगा कि कितनी बेहतरी के साथ उत्तर प्रदेश ने किया है। वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और टेस्टिंग का भी जो रिकॉर्ड है वो WHO का जो मानक है उससे भी अधिक है। तो मैं समझता हूं कि ये जो केवल राजनीतिक आधार पर यथार्थ से परे जो वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार जहां वे लोग खुद शासन में समाहित हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, उनके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो महाराष्ट्र के बंबई से ही आते हैं, यहाँ आकर बयानबाजी करते हैं। महाराष्ट्र के हालात अगर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की स्थिति क्यों नहीं। कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, कांग्रेस के युवराज केरल से आते हैं, वे केरल गए हैं। केरल की स्थिति जो की दुर्दशा, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना के पेशेंट आज भी निकल रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल जहां तक का आंकड़ा है पूरे केरल में वो 50-20 से ज्यादा केरल में पेशेंट निकल रहे हैं। एक ऐसा स्टेट जो एजुकेशन में सबसे ज्यादा है, एक ऐसा स्टेट जो नर्सिंग के मामले में जाना जाता है, जहां चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, ऐसे केरल में स्थितियां क्यों बिगड़ रही हैं, ये भी बहुत देखने की बात है। और दूसरा, महाराष्ट्र में तो मैं कहता हूं कि कोरोना को लेकर जो देश की एकमात्र लैब थी वो तो पुणे में ही थी। महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था के नजरिए से बहुत बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। ऐसे में महाराष्ट्र भी क्यों बिगड़ा? मुझे लगता है कि जो वहां के प्रशासन की या वहां की जो सत्ता है उसकी जो शक्ति है इस कोरोना से लड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। और देश की सबसे आबादी वाला बड़ा सूबा ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने इसमें नियंत्रण किया है, चलिए, रिमार्केबल। राजनीति से प्रेरित ये बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी जवाब दें। भाई साहब ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जो हालत बिगड़ी है उसको देखने की जरूरत है। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसी स्टेट की हालत बिगड़ गई है तो उत्तर प्रदेश की बिगड़ने का इंतजार किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन लगभग सभी लोग कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से तैयारी करने की बात है, उस तैयारी में सरकार कहां पर है? इन्होंने बता दिया कि ऑक्सीजन प्लांट इतने लगे हुए हैं, इन्होंने बता दिया PICU बेड इतने बन गए हैं। मैं साथी से जानना चाह रहा हूँ, संजय जी से जानना चाह रहा हूँ, गाजियाबाद में एक PICU बेड जिसमें बन गया उस अस्पताल का नाम बता दें। अंबेडकर नगर में एक अस्पताल का नाम एक आपका वो बता दें जहां पे आपका क्या नाम है ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। गाजियाबाद अंबेडकर नगर का एक अस्पताल बता दें जहां पे ऑक्सीजन प्लांट है, और अंबेडकर नगर का एक अस्पताल बता दें जहां पे PICU बेड बना हुआ है। तो मैं जान जाऊंगा कि इनकी तैयारी पूरी है। इनको दिन भर हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, मीडिया में अनर्गल बयानबाजी देना है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता के धरातल पर जाएंगे बातें मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे प्रदेश के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो स्थिति सेकेंड वेव में थी, अगर उसका 1/10 1/10 भी अगर स्थिति थर्ड वेव में खराब होती है तो उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर सिस्टम है, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। 1/10 में मैं बता रहा हूँ। सेकेंड वेव में जितनी वेव आई थी, जितने लोग बचे हैं वो या तो भगवान की कृपा से बचे हैं या अपने इम्यून सिस्टम से बचे हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई केस नहीं आ रहे हैं, वो केस क्यों नहीं आ रहे? लोगों की वजह से तो नहीं आ रहे। सरकार उसमें क्या की है? सरकार ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई है, 7 करोड़ वैक्सीनेशन का डिटेल अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सिंगल डोज का है। डबल डोज पे जाओगे तो 1 करोड़ हो जाएगा लगभग। अगर ये पिछले 1 साल में 1 करोड़ डोज दे पाए हैं, जनवरी से शुरू हुआ है तो तकरीबन मेरे ख्याल 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में अगर डबल डोज 1 हो पाया है तो जो 24 करोड़ की आबादी है उसको पहुंचाने में कितना साल लगाएंगे, पहले इसका भी जवाब दे दें जनता को। अगली बात यह है कि इनके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया, पूरे देश में सराहना हुई, विदेश में सराहना हुई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि गोरखपुर में सराहना नहीं हुई, आपके किसी और जिले में सराहना नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में सराहना हो गई। अब उस सराहना किसने देखा? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? ना मैंने देखा, ना आपने देखा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर तीसरी लहर कहीं आई तो मुझे लगता है कि विदेशों से प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी हमारे योगी जी को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विदेशों से इनके डिमांड आने लगेगी, भैया हमारे यहाँ के मैनेजमेंट कर दीजिए। इन्होंने क्या मैनेजमेंट किया मुझे बताइए?
इन्होंने वो मैनेजमेंट किया, हेलीकॉप्टर से इन्होंने आपका पर्यटन किया पूरा, और ऐसे मरीज के यहाँ गए जहाँ पे रंगोली बनाकर, आप संवेदनहीनता के हद को देखिएगा, उस मरीज के यहाँ रंगोली बनाकर कोरोना काल में जो कोविड पेशेंट हैं उनके घर के बाहर रंगोली बनाकर स्वागत किया गया। तो इस आदमी की मानसिक दशा तो आप समझिए कि प्रदेश की जनता के प्रति क्या जवाबदेही इनकी है, इनकी अपनी सोच क्या है। अगर आपके हेलीकॉप्टर में घूमने से ही कोरोना कंट्रोल हो जाता तो मुझे लगता है कि 10 हेलीकॉप्टर और दौड़ा देते, सारा कोरोना कंट्रोल हो जाता। लेकिन इतनी मौतें हुई कैसे? अब जो मौत हो गई हैं उसको छुपाने के लिए इनके पास नए नए तरकीब आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, माँ गंगा झूठ बोल रही हैं? जो इतनी लाशें बाहर निकल के आई तो किसकी लाशें थी? आज ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर के आप इनके मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है रफत फातिमा जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। मिलेगी तो कितने पैकेज की मिलेगी? पिछले कोरोना काल के दौरान में शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार के लिए पैकेज घोषित हुआ। ये सरकार अगर नाक भी काट ले, ये सरकार अगर नाक काट ले, सुनिए, अगर ये नाक काट के बैठ जाए उसके बावजूद भी आप ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, सवाल ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा, जवाब दूंगा। धर्मेंद्र जी, देखिए अभी मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, मुझे ब्रेक के लिए भी जाना होगा। इससे रफत जी, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। जिस तरीके से कोरोना आपने देखा, पहली लहर में हम मान सकते हैं कि हालात बहुत अपने बस में नहीं, क्योंकि अचानक हुआ था क्योंकि, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे वो बहुत ही भयावह थे। लेकिन सरकार उस टाइम भी सोई हुई थी। पहली लहर में ये कह के टाल दिया गया कि हम लोग को अंदाजा नहीं था क्या हो सकता, लेकिन दूसरी लहर का अंदाजा हो गया था। सारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ने बता दिया था कि हालात क्या बनने वाले। अब तीसरी लहर के भी पूरे वैज्ञानिक लगातार संकेत दे रहे हैं कि बच्चों पे इसका असर हो सकता है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, आपने देखा होगा पीजीआई में वेंटिलेटर्स थे, कहा जा रहा था थर्ड लहर के लिए बहुत इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन उन वेंटिलेटर्स को अप्रूव नहीं किया गया, वो पूरी तरीके से डिसअप्रूव हो गए। तो लगातार इस तरीके की जो सरकार सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर में फ्री फॉर वैक्सीनेशन, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो भी आपको पैसा देके वैक्सीनेशन हुआ जा रहा है। लेकिन अभी हम 2 दिन से वैक्सीनेशन के गवर्नमेंट सेंटर्स पे गए, हालात ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे पे बिल्कुल लाइन, इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है। तो ये इस तरीके की अगर वैक्सीनेशन होगा वहां पे बवाल हो रहा है, क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, सेकंड डोज बहुत जगह नहीं मिल रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम टीकाकरण पूरी तरीके से करा लेंगे? कहीं पे सेकंड डोज नहीं है, कहीं पे वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है, लंबी लंबी लाइनें, कहीं सर्वर डाउन होता, चलिए सर्वर डाउन का मान सकते हैं, लेकिन जो हालात बने हुए हैं, ठीक है रफत जी, ठीक है, कुल मिलाकर के आपने भी मौजूदा दौर को लेकर के और इस समय की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाए, इसका जवाब मैं संजय जी से जरूर लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की और उसको लेकर हो रही सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, सरकार का दावा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कोविड का जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से जो केसेस हैं वो कम हुए हैं। और अब जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, हम थर्ड वेव को लेकर के भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि हमने सेकंड वेव से क्या सीखा है? तैयारियां थर्ड वेव को लेकर के नहीं है और सरकार सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है, यानी कि सरकार सिर्फ एक तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करने में लगी हुई है। लेकिन असल में ग्राउंड के ऊपर जो स्थिति है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो केसेस हैं वो कम हैं। हम लोगों ने लगातार इस बात पर फोकस किया है कि जो जांच है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ाते हुए अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ के रहवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको सुरक्षित और सिक्योर करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जो राजनीति इसके ऊपर हो रही है वो भी समझने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। और सेकेंड वेव के अंदर जो स्थितियां बनी उससे सबक क्या सीखा गया है, सवाल इसके साथ ये भी है, क्या सेकेंड वेव से कुछ सीखा है सरकार ने? क्या सेकेंड वेव की जो स्थितियां बनी थीं उसके ही आधार पर थर्ड वेव को लेकर के तैयारियां मुकम्मल हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इस तक कोविड के साथ भी जुड़े हुए हैं और थर्ड वेव की आशंका के साथ भी जुड़े हुए हैं। हालांकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि उसकी थर्ड वेव को लेकर के उससे निपटने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, तैयारियां पूरी हैं। सभी जगहों पर आईसीयू बेड हैं, उनका जो संख्या है उनको बढ़ाया गया है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और ये सारी कमियां चूंकि सेकंड वेव के अंदर देखने को मिली थी, इसलिए सरकार तैयार है। लेकिन विपक्ष के सवाल हैं कि आखिर सरकार की वो तैयारियां ग्राउंड पर कहां हैं? आज इसी पर लगातार चर्चा जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ए के सिंह जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूं। खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर के जब सवाल उठते हैं और अभी भी आपने चर्चा में भी सुना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 24 करोड़ की आबादी हो और हम अगर वैक्सीनेट करने में 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं,
तो फिर पूरी आबादी को हम वैक्सीनेट कैसे कर पाएंगे? और अगर वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है थर्ड वेव से बचने का, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता है वो सेफ और सिक्योर रह सकती है? इसका क्या जवाब है? एक डॉक्टर होने के नाते आप इसको कैसे समझा सकते हैं, डॉक्टर ए.के. सिंह जी? ये तो किसी भी बड़े देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, ये उसकी समस्या है। ये इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं और इसमें जो सबसे जटिलता है वो ये कि जो हमारा साइज़ है, उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है जो मतलब अपने में एक देश है। अगर आप देखें जितने भी फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे आप देखते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव में अच्छा काम हुआ, उनकी अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखें जिनको वैक्सीन दिया गया तो वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप पॉपुलेशन के नंबर को देखते हैं तो शायद उसका जो तरीका है बताने का फिगर्स को वो ठीक नहीं होगा। वो ये है कि आप कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कितनी तेजी से जो है वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। भाई चाहत तो हम सबकी ये है कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन को एक दिन में वैक्सीनेट कर दें। भाई हम सब लोग ये तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कर दें और ये महामारी खत्म हो जाए और हम इस त्रासदी के ऊपर विजय पा लें। पर क्या ये संभव है? जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है, क्या ये संभव है? और बड़ी जनसंख्या की अपनी एक समस्याएं होती हैं, उसमें से ये समस्या भी है। तो आज जब हम इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें आज इस मौके पर इस बारे में बैठकर और भी ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा कि जो हम अपनी जनसंख्या है उसको कंट्रोल कैसे करें। ये भी एक चीज बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस चीज, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, जो एक दिन दो दिन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत लंबे दौरान में जनरेट होती है, क्रिएट होती है। तो जो चीज लंबे दौरान में क्रिएट होती है उसको आप एक दो दिन में सॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन आज ये पहल लेनी पड़ेगी हम सब लोगों को इस बारे में सोचने की कि अगर हम कम होते, मान लीजिए हमारा साइज छोटा होता, कंट्री पॉपुलेशन साइज छोटा होता, तो हम सबको वैक्सीनेट कर चुके होते। 2 करोड़ कम वैक्सीनेशन नहीं है। पर ये अलग बात है कि हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सबको करने में जो है टाइम लगेगा। फिर भी अभी जो यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार है, मुझे लगता है कि वो काफी बेहतर है। अगर हम इसको और बेहतर बना सके तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अगर हम होम टू होम ड्राइव या कुछ भी लेकर आ सके जिससे कि इसकी रफ्तार तेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम बाकी राज्यों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, कि दिल को संतोष पहुंचाने वाली बात है कि कम से कम हम बाकी लोगों से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे मानक नहीं होने चाहिए कि हम बाकी लोगों से आगे चल रहे हैं। अगर हम इसको और बेहतर और तेज बना सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त अगर हमारे हाथ में कोई हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं इस त्रासदी से, इस पैंडेमिक से, तो वो वैक्सीनेशन ही है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जनता के हाथ में है, वैक्सीनेशन सरकार के हाथ में है। अगर दोनों लोग अपनी अपनी जो है सक्षमताओं को पीक पर ले जाकर करें, जनता संयम दिखाए और सरकार योजनाओं में जो है नहीं बिल्कुल ठीक है। एक जैसे कहते हैं कि एग्रेशन। ए.के. सिंह जी, एक सवाल मेरा और फिर मैं पॉलिटिकल चर्चा की तरफ बढ़ूंगा। ए.के. सिंह जी, मुझे ये चीज भी बताएं, क्योंकि इसी चर्चा में ये बात उठी और कई बार मैं भी जब कोविड की चर्चाओं में बैठा हूं तो ये बात हमेशा उठती है कि जो लोग बच गए या फिर जो लोग संक्रमित नहीं हुए या जो लोग रिकवर कर गए वो अपनी इम्यूनिटी की वजह से रिकवर कर गए, या तो फिर वो भगवान की कृपा थी कि वो बच गए। इसमें किसी मैनेजमेंट का, किसी सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। क्या ये हम मान सकते हैं या फिर हम इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह सिर्फ देखें? नहीं, ये बात तो ठीक है कि जो लोग खुद से रिकवर कर गए वो अपनी इम्यूनिटी की वजह से रिकवर कर गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हुए और अस्पताल तक पहुंचे, उन तक जो सुविधाएं पहुंचाई गई, भाई जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो मर जाता। तो ऑक्सीजन मिली तभी तो जी पाया। तो जो नॉर्मल केसेस है, जो माइल्ड केसेस हैं, जिनको जो है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक होते हैं, ये बात एकदम सही है। पर जो सीरियस पेशेंट्स हुए उनको तो मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी और हम सब लोगों को तो नहीं बचा पाए। ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद भी है। हम लोग हमेशा चाहते हैं, डॉक्टर कम्युनिटी और हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, कि अगर 100 मरीज हमारे पास बीमार है तो वो 100 के 100 जी के जाएं और ठीक होके जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक जान की कीमत क्या है। लेकिन हम सबको नहीं बचा पाए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं
जिनको देख के ऐसा लगता था कि ये लोग इस संक्रमण से लड़कर जीत नहीं पाएंगे, वो अंत में विजयी होकर गए। तो उनमें मैनेजमेंट, दवाइयों का भी योगदान रहा, उसमें सबका योगदान है। ठीक है, चलिए योगदान रहा, ऑक्सीजन का भी योगदान रहा, सब चीजों का योगदान। ठीक है संजय जी, जवाब दें। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र यादव जी एक बैकग्राउंड के सामने बैठे हुए, उनके पीछे जो सज्जन हैं, जो शायद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब कोरोना आया तो वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने क्या कहा था, ये हम सब लोगों को याद है। वो कहते थे कि वैक्सीनेशन की कोई ये भाजपाई वैक्सीनेशन है, इस वैक्सीन को मत लगवाइए। ये कौन कहता है? ये उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल का मुखिया कहता है। ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, जनता के प्रति ये संवेदनशीलता है और रोग से लड़ने का उनका ये राजनीतिक हथियार है। ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं की तस्वीर को अपने पीछे लगाकर उस राजनीतिक दल का प्रवक्ता वैक्सीन के ऊपर प्रवचन दे रहा है। वह वैक्सीन बहुत जरूरी है, वो ये बता रहा है, जबकि पीछे जो तस्वीर लगी है वो कहता है कि इस भाजपाई वैक्सीन की कोई भी जरूरत नहीं। तो जब राजनीतिक दल का नेतृत्व जिसके फॉलोअर्स ऐसा मानते हो, मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने भी नहीं लगवाई होगी और प्रवक्ता महोदय ने भी नहीं लगवाई होगी, क्योंकि नेता ने कह दिया है तो समर्थक अब वैक्सीन लगवा नहीं सकता है। तो एक प्रदेश के अंदर ऐसे लोग जहां बैठ जाएं जो वैक्सीन को ही निष्प्रभावी बताने के लिए लग जाए। राजनीति आप कीजिए, सत्ता के लिए कीजिए, लेकिन जनता के विरोध के लिए राजनीति होगी क्या? रोग से लड़ने के लिए आप वैक्सीन न लगवाए इसलिए राजनीति होगी क्या? फिर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, आपको लग रहा है, तो आपके राजनेता ने अपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को क्यों कह दिया कि जाके प्रदर्शन करो? अगर प्रदर्शन करोगे उसमें तो कोरोना होगा, तो उस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थिति में क्यों भेज रहा है कि जहां उनकी वैक्सीन न लगने के कारण उनकी स्थिति खराब हो जाए, वो कोरोना में चले जाए? मुझे लगता है कि इसको लेकर जो राजनीति करने वाले लोग, जिनको लगता है कि रोग जो है वो राजनीति में हमें सत्ता दिला देगा, ऐसे ही लोग इस अभियान को कुंद करते हैं। मुझे लगता है कि आप राजनीति कीजिए, सत्ता के लिए कीजिए, लेकिन जनता के विरोध में उनकी दिशा को बदलकर और रोग से लड़ने के लिए उनको अक्षम बनाकर राजनीति न कीजिए। आप उत्तर प्रदेश की तुलना जो लगभग 23-24 करोड़ का है, उसकी आप आधे से भी कम महाराष्ट्र है, 1/3 केरल है, उन पर कभी हम उनकी समालोचना नहीं करना चाहेंगे। एक स्थिति में उत्तर प्रदेश ने कितना बेहतर किया, उस स्थिति में बेहतर किया जब विरोधी दल के लोग लगे हुए थे कि वैक्सीन न लगवाओ। ठीक है धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर इतना नहीं गिर जाना चाहिए। संजय जी राजनीति, धर्मेंद्र जी जवाब दें। संजय जी, ये पॉलिटिकल भाषण नहीं है। आप लोग की ये नैतिकता हमेशा रहती है कि पीछे देखो, अरे दुनिया आगे देख रही है, आप पीछे के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं? आप आगे देखिए। हमारे राष्ट्रीय, अरे मेरी बात सुनो पहले, आपके बीच में नहीं बोला मैंने, आपके बीच में नहीं बोला। यही नैतिकता है आपकी? नहीं, यही नैतिकता है आपकी, यही नैतिकता है। बताइए मुझे, अगर यही हो तो मैं बंद हो जाऊँ? मैं बता रहा हूँ, धर्मेंद्र जी के जवाब को ले लेते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। संजय जी धर्मेंद्र जी के जवाब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन मैं दे देता हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, इस बात को पहले समझिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब आप प्रवक्ता हैं, आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी वैक्सीन बनवाई थी और भारतीय जनता पार्टी के किस हेडक्वार्टर में कोरोना की वैक्सीन बनी थी? आप इसका स्पष्टीकरण मेरे बात के बाद दे देना, बीच में मत बोला, क्योंकि मेरी बात पूरी नहीं होगी। अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए पहले, और अगली बात सुनिए पहले, आप रुके, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे बात दे देना, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं? अब मेरे बात दे देना, मैंने आपको तुरंत नहीं दिया, मैंने आपको तुरंत नहीं दिया, नहीं तुरंत नहीं दिया मैंने। आप इंतजार कर लो, नहीं आप इंतजार कर लो। संजय जी, मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अरे आप जाके रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अपने चैनल पे, ठीक है? उसके बाद सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप सुन लीजिएगा। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन बनाई है मुझे बताइए? वैक्सीन के जो सुई बनी हुई है, सुई के नोक के बगल में मोदी जी बैठे हैं। कौन सी वैक्सीन बताइए उन्होंने? कौन से आप वैज्ञानिक का नाम बताइए, किसने बनाया है? आप उस पैनल का नाम बताइए, आप उस पैनल का नाम बता दो ना।
नहीं, भाजपा ने कहा भाजपा ने कब कहा ये हमारी बिल्कुल कहा, मैं बता पीछे की रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल गलत वैक्सीन है। अरे आप वैज्ञानिकों की बात कहाँ मानते हैं? आपने वैज्ञानिकों का अपमान किया, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। धर्मेंद्र जी, मैं आप वापस बता दीजिए मुझे, लौटूंगा, भारत वापस सरकार लौटूंगा, ने अपनी बात को रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा हम लोग लगातार इस बात पर कर रहे हैं कि एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन और साथ साथ कोरोना की थर्ड वेव को लेकर के विपक्ष के कई सवाल हैं। क्या वाकई में सेकंड वेव से सीखते हुए थर्ड वेव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, या फिर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या है? आज इसी पर लगातार चर्चा जारी है। एक बार चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। धर्मेंद्र जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। जी, अब मैं अगली बात कहता हूं कि ये लगातार बता रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। आप मुझे बता दीजिए कि कोरोना से पहले या कोरोना के समय जो आबादी थी उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं जानते थे क्या? इस देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं कि पूरे भारत की आबादी 133 करोड़ है? आपके जो प्रधानमंत्री हैं और आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैसे बयान दे दिया था कि हम दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? तो मुझे अच्छा रहेगा कि अगर आप संजय जी नीति आयोग में जाके इस तरह का उनको सलाह दे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगली बात जो कह रहे हैं कार्यक्रमों की बात, आप मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी जब वेस्ट बंगाल में भाषण देने जाते थे, बिना मास्क के जाते थे, लोगों का आह्वान करते थे और कहते थे ये अभूतपूर्व रैली है जिसमें इतने लोग आए, तो उन्होंने उन्हें कोरोना विस्फोट करवाया। उस पर ये बयान नहीं दे सकते, उस पर बात नहीं कर सकते, उसको देशभक्ति बताएंगे, उसको राष्ट्रभक्ति बताएंगे। आम नागरिक की जान को जोखिम में डाल के ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें बताई कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोडक्शन कितना होता है ये सब पता है। आप मुझे बता दीजिए कि जब पिछला 384 दिन मिला था सेकंड वेव आने से पहले, उतने दिनों में सरकार ने क्या ये नहीं तय कर पाई कि हम प्रोडक्शन कितना कर लेंगे, कितने कंपनियों से टाई अप कर लेंगे, कितने समय में वैक्सीनेशन ड्राइव कराएंगे, हमारी जनसंख्या इतनी है, कितने दिन में करा पाएंगे? तो क्या उन्होंने झूठ बोला? अगली बात यह है कि जो सेकंड वेव में इतनी मौतें हुई, उन मौतों के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने संसद में बैठ के और बोला कि इस देश में बिना ऑक्सीजन की कमी से किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। इससे बड़ा ब्लंडर अगर किसी के साथ हो सकता है, जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे बैठ के कि पीछे तस्वीर लगाइए, आगे तस्वीर लगाइए। अरे आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोल तो दीजिए कि इतना झूठ को बोल रहे हैं। ये बात बताइए, सच है? आप मुझे बताइए। मैं आप अभी संजय से कुछ भी पूछना चाह रहा हूँ, जब उनका बारी आएगा तो जवाब दे देंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई? आप लोगों ने उस तस्वीर को नहीं देखा जिसमें बेटी अपनी माँ को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? क्या उसको शौक लगी हुई थी? क्या उसको पास ऑक्सीजन प्लांट था? क्या सिलेंडर था? ऐसा क्यों कर रही थी वो? तो ये जो झूठ बोलने का इनका तरीका है, ये पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनको पूरी तरह समझ गई है, इसीलिए पंचायत चुनाव में इनकी एक भी नहीं चली और पूरी तरह कोरोना से चुनाव तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, रफत फातिमा जी, रफत फातिमा जी, रफत फातिमा जी। रफत फातिमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, रफत फातिमा जी, क्योंकि यहां पर बार बार ये बात उठ रही है, संजय जी कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों से भी अगर तुलना करेंगे तो प्रदेश बेहतर स्थिति में है। वजह यही है कि आंकड़े भी कम है, टेस्टिंग भी हमने सर्वाधिक की है और लगातार हम इस पर फोकस कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन भी जो ड्राइव चल रही है वो भी पूरे देश के अंदर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 है। उसके बाद भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है प्रचार प्रसार और बयानबाजी से ऊपर उठ के देखा जाए अगर जिस तरीके से ये पद प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि किसी इंसान की पद प्रतिष्ठा की बात है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की जिंदगियों का सवाल है। ये सिर्फ बयानबाजी करने से बात नहीं बनती है। बात ये है कि किस तरीके के हालात थे, सबने देखा। आप भी इस जो महामारी थी उसमें जिस तरीके से लोग मरे, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग ने हालात से जो है उससे सभी आगे हैं। और हाँ, जितने भी यहाँ पे लोग राजनीति से ऊपर उठ के आप अगर देखिए तो हम लोगों के घर उजड़े हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 मौतें हुई है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आप सिर्फ होर्डिंग लगा के बता दीजिए कि हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। कमाल ये है कि अब आप त्वरित कार्रवाई क्या करेंगे, आगे आने वाले दौर में क्या होने वाला है। क्या हमें बताएंगे कि किस तरीके से दवाओं की कालाबाजारी पे रोक लगाई जाएगी, किस तरीके से इंजेक्शन पे रोक लगाई जाएगी, किस तरीके से कालाबाजारी हुई थी, किस तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। सवाल ये उठता है कि कितने बेड अभी तक लग चुके हैं, कितने अस्पताल कोविड के लिए आगे आपने बना दिए। लेकिन सवाल ये है कि इनके पास नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है और निश्चय नहीं है। ये सिर्फ बयानबाजी और होर्डिंग पोस्टर से अपनी चमक दिखा रहे हैं। तो ये जनता को कहीं ना कहीं सब पता चल गया है कि हालात क्या बने हैं और जितने लोगों के घर उजड़े हैं।
एक एक घर में 3-3 मौतें हुई हैं। मेरे पास, हम और लोग की बात नहीं कर रहे, हम अपने जानने वालों की बात कर रहे हैं कि मेरे एक एक घर में किसी का जो है पति मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी का माँ बाप दोनों मर गए, बच्चे यतीम हो गए। तो ये संजय जी भी एक इंसान है, अपने दिल में एक इंसानियत का जज्बा रखते होंगे। तो आप इसको देखिए, इनके खुद के विधायक सांसद ने लेटर लिखे जो हालात थी। तो अभी हमें लगता है चुनाव नजदीक आते आते सारे बयान बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा बागों में बाहर इनके हिसाब से तो सालों साल रहती है, कुछ होता ही नहीं। तो इनके हिसाब से तो सब अच्छा था, लेकिन जो जनता ने भुगता है, अभी भी गांव में जो हालात हैं, जो भी वहां तक वैक्सीनेशन का कोई ऐसे आसान नहीं दिख रहे। जो शहरों में जब ये आलम है कि हम जा रहे सेंटर्स में तो लोग तले ऊपर हुए जा रहे, इतनी भीड़ है। तो आप बूथ बनाइए, जगह जगह बूथ बना के आसानी से लोगों को मुहैया कराइए वैक्सीन, और घर घर जाइए जैसे पोलियो लगते थे। आज जरूरत उसकी है। हम ये नहीं कह रहे, हम इस पर, हमें लगता है इस पर ज्यादा एक दूसरे से वो करने के बजाय आगे की सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है अब आगे, क्योंकि जनता के जिंदगियों का सवाल है। हम ठीक है, चलिए डॉक्टर एके सिंह जी मुझे ये बताएं, क्योंकि जब अभी हम लोग देखते हैं, खासतौर से जब पैंडेमिक है और जब विश्व की हम लोग स्थिति देखते हैं, वो देश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर चीज में हम लोगों से कोसों आगे हैं, वहां का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोलैप्स कर जा रहा हो तो ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है कि भारत जैसे देश के अंदर कैसे वो व्यवस्थाएं इंश्योर कर सकते हैं आप, कि आप ये कहें कि आप थर्ड वेव को लेकर के या फिर आने वाली जो भविष्य की चुनौतियां उसको लेकर आप तैयार हैं। ये सवाल तो उठना लाजमी है जो लोगों के जहन के अंदर है। क्या कोई सरकार आपको लगता है कि इस तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग कर सकती है, या फिर अभी भी जो मौजूदा स्थिति है उसमें कुछ बेहतर और हो सकता है, उसकी गुंजाइश है? डॉक्टर एके सिंह जी थोड़ा सा और विस्तार देते हुए इसको समझाएं। यहाँ पे हमें दो शब्दों को समझने की जरूरत है। एक शब्द होती है त्रासदी, डिजास्टर, और एक शब्द होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, डिजास्टर का सोल्यूशन मुश्किल होता है, क्योंकि डिजास्टर का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जिनको आप उम्मीद नहीं करते कि बीमार पड़ेंगे, वो एक साथ बीमार पड़ जाएंगे। कोई भी हेल्थ सेक्टर किसी भी कंट्री का, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे आप अपने हेल्थ सेक्टर को कितना भी स्ट्रांग बना लें, अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन बीमार पड़ रही है तो आप अपने आप को तैयार नहीं कर सकते उस चीज के लिए। अगर हम पूरे लखनऊ शहर के सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे तो हमें एक लखनऊ जैसा और शहर बसाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ अस्पताल होगा सारे लोगों को भर्ती करने के लिए। सिर्फ 20% लोगों को अगर भर्ती करना है तो एक शहर अलग से बसाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि हम लोग कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते कि हम एक त्रासदी से बचा सकें। उसमें हमें जो हमने पहले वेव में देखा कि जो हमारे इंटरवेंशंस थे कि हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने उसकी स्प्रेड को धीमा कर दिया, हमने जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कस के पकड़ा। जैसे ही वो ढील आई, सेकेंड वेव आई, देखिए। तो यहां पर आप अगर ये सोचते हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना तैयार कर लेंगे और इतना बेहतर बना देंगे कि इस तरह की त्रासदी से हम डील कर पाएंगे, आपको अपना सारा जीडीपी, आपको अपना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना पड़ेगा। ये बात बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। हम अभी भी बहुत पुराने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जी रहे थे। कोविड आने की वजह से हेल्थ सेक्टर सरकार की और पूरे महकमे की निगरानी में आया और हमारी प्रायोरिटी में आया। अभी तक हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते थे, हेल्थ इश्यूज के बारे में कभी भी नेशनल डिबेट नहीं होती थी। जी जी। अब ये नेशनल डिबेट होने लगी है तो ये एक अच्छा साइन है। हालांकि ये एक बहुत बुरी चीज से इसकी शुरुआत हुई, पर कोई बात नहीं। कोई अच्छी चीज अगर किसी बुरी चीज से शुरुआत होती है तो कम से कम हम सीख तो रहे हैं। हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा शहरों तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, हमें पीएचसी, सीएचसी तक लेकर जाना चाहिए, चाहे वो क्वालिटी ऑफ केयर हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन क्या हम इतने छोटे दौरान में इन वेव्स के लिए तैयारी कर सकते? हम नहीं कर सकते। तो हमें इसके प्रिवेंशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। हमें सारा जोर इसके प्रिवेंशन पे ही लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात डॉक्टर एके सिंह जी आपने कही। डॉक्टर एके सिंह जी, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, उसको भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि हम प्रिवेंट ही कर पाएंगे तो अच्छे से डील कर पाएंगे। डॉक्टर एके सिंह जी, थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप जब हम लोग उत्तर प्रदेश का या फिर हम लोग पूरे देश का भी जब जिक्र करते हैं, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन वैक्सीनेशन वाले पार्ट में जब हम लोग पहुंचते हैं
तो क्या एक साथ सभी को वैक्सीनेट करना आपको लगता है कि यही अभी एकमात्र रास्ता है, या फिर अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि या तो कोविड से रिकवर हुए हैं, आधी आबादी जब हम ये कहते हैं कि कोविड से पॉजिटिव हो गई थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी भी अब धीरे धीरे डेवलप हुई है, क्या सभी को वैक्सीनेट करना अभी इस मौजूदा दौर में जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि अगर एक पोर्शन अगर हम देखें पॉपुलेशन का, अगर हम उसको वैक्सीनेट कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम लोग इसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं? थोड़ा सा इस चीज को और समझाएं डॉक्टर ए.के. सिंह जी। देखिए, जिन लोगों को जो कोविड पॉजिटिव हुए वो 3 से लेकर 6 महीने तक, अभी 6 महीने के बारे में उतना रोबस्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन 3 महीने का है कि 90 दिन तक उनके अंदर इम्यूनिटी रहती है इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए पहले वो लोग वैक्सीन लगवाएं। जिनको इन्फेक्शन हुआ वो सेकंड प्रायोरिटी है अभी, पर जिनको इन्फेक्शन हुआ उनको भी वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि जो नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आती है वो कितने दिन तक रहती है हमें पता नहीं, इसलिए वैक्सीन लगवानी है। लेकिन उनको वैक्सीन लगवाने में जल्दी नहीं करनी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं एक महीना हुआ मुझे या 2 महीना हुआ मुझे कोविड से ठीक हुए, क्या मैं वैक्सीन लगवा लूं? उनको अभी वो सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन से निकले हैं तो सेकंड इन्फेक्शन होने के चांसेस उनमें अभी कम है कुछ दिनों तक। और जो लोग जिनको वैक्सीन भी नहीं लगी और इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे 100% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी, ऐसा नहीं है। करीब 70 से 75% पेशेंट्स को अगर वैक्सीनेट और इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आती है। ये एक अच्छा संकेत है कि शायद हम थर्ड वेव में उतनी बुरी तरीके से ना जाएं जितनी बुरी तरीके से हम सेकेंड वेव में गए हैं। लेकिन वही वाली बात कि हमें वैक्सीनेट तो सबको करना है। ऐसा नहीं कि जो इन्फेक्ट हुए उनको वैक्सीनेट नहीं करना है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहली प्रायोरिटी पे वो है कि जो वैक्सीनेट भी नहीं हुए और इन्फेक्ट भी नहीं हुए तो उनको पहले वैक्सीनेट करना है। ठीक है, कुल मिला के ए.के. सिंह जी 70% तक अगर ये आंकड़ा पहुंचता है तो हम लोग इस स्थिति में आ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम तैयार हैं। संजय जी जवाब दें। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 5,62,00,000 लोग ऐसे हैं कि जिनको मिनिमम 1 डोज मिल चुका है। लगभग 7.25 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बिल्कुल। और आज का आंकड़ा भी संजय जी जोड़ लें तो 6,68,47,000 के पास है आज के वैक्सीनेशन ड्राइव को भी अगर आप जोड़ें तो। नहीं, अब अभी तो टाइम बाकी है, शाम तक आने में 6.25 करोड़ हो जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि 6,62,00,000 है तो 75 हो जाएगा। वो आप उसको कैलकुलेट करके फिर आप बताएं जी। 5,62,00,000 को उत्तर प्रदेश में कल तक मिनिमम 1 डोज मिल चुकी थी। दूसरी बात, अभी एक मोहतरमा जैसे कहते हैं कि सूरज की रोशनी का आभास तब होता है कि जब आपको पता हो कि रात कितनी अंधेरी। अभी एक मोहतरमा मुझसे इसी में कह रही थी कि पोलियो की ड्रॉप्स की तरह पिलाई जानी चाहिए। पोलियो की ड्रॉप्स जब दुनिया में बन गई उसके 20 साल के बाद देश के अंदर, भारत के अंदर वो पोलियो की ड्रॉप्स आई और पूरे भारत को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के अंदर 25 साल लग गए। पोलियो में विदेश की ड्रॉप मिलाकर देश में पिलाने में 25 साल लगे। आज जब कोरोना आया तो उसके 9 महीने के अंदर ही देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन बनी। आज 5 वैक्सीन पूरे देश के अंदर अवेलेबल है। तो जो चेंज आया है उसको भी आप महसूस कीजिए कि कितनी तेजी के साथ हो रहा है। तो जो सरकार कर रही है, जितनी मुस्तैदी के साथ कर रही है, व्यवस्थाओं पर कर रही है, वैक्सीनेशन पर कर रही है, अगर कुछ ऐसे राजनेता के जिनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई हो, वो लोगों को वैक्सीन के बारे में गलत जानकारी के साथ विभ्रम न फैलाएं तो ये व्यवस्थाएं ठीक से चल सकती हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का किसी भी स्टेट की सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें होती हैं और महाराष्ट्र में 1,32,000 मौतें होती हैं। उत्तर प्रदेश का साइज देखिए और महाराष्ट्र का साइज देखिए, आधे से भी कम है। तो जो बेहतरी के साथ उत्तर प्रदेश कर रहा है वो देश में एक आइडियल पोजीशन है। व्यवस्थाओं को भी ठीक किया है, वैक्सीनेशन को भी ठीक किया है और टेस्टिंग को भी बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में 378 के आसपास टेस्टिंग लैब है जो इसको टेस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिस बेहतरी के साथ कर रही है, राजनीतिक लोग अगर अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, जनता को मिसगाइड नहीं करेंगे, इसके साथ अगर उन्हें प्रेरित करेंगे तो उत्तर प्रदेश और तेजी के साथ कोरोना पर नियंत्रण करेगा। जिस तेजी के साथ और मुस्तैदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो रिमार्केबल है। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना की स्थिति में राजनीतिक लोग अपने घरों में बंद होकर बैठ गए।
लेकिन आज जरूरत है कि वे सामने आए और जनता को भी जागरूक करें, बताए बजाय इस नहीं बात धर्मेंद्र जी, के देखिए जो ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी, क्योंकि डॉक्टर एके सिंह जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि कोई सरकार, कोई मैनेजमेंट इस तरीके का नहीं हो सकता है कि अगर सारी आबादी आपकी उसकी जद में आना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड तमाम सहूलियत दे सकें। जरूरत इस बात की है कि आप प्रिवेंटिव तौर पर काम करना शुरू करें, लेकिन प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? हर चीज तो अनलॉक हो गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, आधी से ज्यादा आबादी हम लोग देखते हैं जो कि मास्क नहीं लगाती। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप भूल जाइए, कैसे रोकेंगे अगर स्प्रेड होना शुरू हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रिवेंशन के तौर पर क्या काम आप लोग कर रहे हैं उसको बताएं संजय जी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, तो प्रवक्ता के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया है। लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएं। अभी एक और नई समस्या आई है कि जिनको एक डोज लग गया है वो दूसरे डोज को लगाने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, ऐसी एक बड़ी संख्या निकल कर आई। तो उसके लिए भी भाजपा के लोगों ने वैक्सीनेशन के अभियान को चलाया। वहां पर व्यवस्थित हो, पहले जो था कि उसको आपको पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, अब उसे भी समाप्त कर दिया गया है। आप जाइए और अपना प्रूफ लेके जाइए, आपको तुरंत वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी काम हो रहा है। लेकिन और लोग ऐसे समय में जब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनके लिए राशन की व्यवस्था भी हुई है। केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको मुफ्त में राशन भी दिया है। तो वैक्सीनेशन भी हो रहा है, उनके खाने की चिंता भी हो रही है और इस तरह के ड्राइव्स भी चल रहे हैं कि लोग इसके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को सद्बुद्धि आएगी और इसमें वे भी अपना प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र जी सिर्फ ये बताना कि सेकंड वेव के अंदर इतने लोगों की कैजुअलिटीज हो गई या सेकंड वेव के अंदर हम लोगों ने इस तरीके की स्थितियां देखी, लेकिन बेहतरी के लिए कोई सुझाव भी हो या बेहतरी आप बता सकें कि कहां कमी है? क्या ये नहीं कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि कुछ इंतजाम हो सकता है। धर्मेंद्र जी देखिए, बेहतरी के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, भारत सरकार ये दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे चुके हैं। तो अगर आप राशन देने तक पहुंच रहे हैं, अपने आंकड़े को बढ़ा रहे हैं, क्या उसी आधार पर आप वैक्सीनेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं? या तो सरकार इस बात को मान ले कि हमारे पास वैक्सीनेशन की डोज नहीं है। अगर वैक्सीनेशन की डोज नहीं है तो क्यों सरकार ने ये कह दिया कि दिसंबर तक सारा वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा? या तो उसके पास नीति नहीं था, या तो उसके पास आंकड़े नहीं थे, या एक्सपर्ट की बात उन्होंने सुनी नहीं। तो ये बात जब तक आप एक्सपर्ट की नहीं सुनोगे, योगी जी वैक्सीनेशन के बारे में कोई एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते, उसको एक्सपर्ट ही बताएगा कितने दिन। चलिए, एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए और मुझे लगता है कि यहाँ चर्चा से जो बात निकली है उस पर भी आप आगे जो गौर है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।